हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी आज आपका ये टॉपिक है और यूथ ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिकली लाइब्रेरी एंड सोसाइटी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका उत्तर ए, लिवर से। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पुस्तक होता है। प्राचीन समय में लिबर शब्द का प्रयोग पांडुलिपियों और ग्रंथों के संदर्भों में किया जाता था। बाद में यह शब्द लाइब्रेरी पुस्तकालय के रूप में विकसित हुआ, जिसका अर्थ पुस्तकों का संग्रह या वह स्थान जहां पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से निकला है? इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, लाइब्रा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच शब्द के लिब्रा से लिया गया है, जो लैटिन शब्द के लिबर से संबंधित है। इसका अर्थ पुस्तक या लेखन सामग्री है। नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, पुस्तकों का घर। इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लाइब्रेरी शब्द का अर्थ पुस्तकों का घर होता है, जो पुस्तकालय लाइब्रेरी की अवधारणा को व्यक्त करता है। प्राचीन काल में हस्तलिखित स्क्रॉल और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में संग्रहित की जाती थी। रोमन काल में बिब्लियोथेका शब्द का भी उपयोग पुस्तकालय के लिए किया जाता था, लेकिन लिब्रा शब्द पुस्तक संग्रह को विशेष रूप से दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रंथालय की मुख्य भूमिका यूजर को किस प्रकार लाभ प्राप्त करने में सहायता करना है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान तक पहुंच। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुस्तकालय की मुख्य भूमिका उपयोगकर्ताओं को ज्ञान तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे वे शिक्षा और सूचना प्राप्त कर सकें। लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच शब्द लिब्रा से लिया गया है, जो लैटिन शब्द लिवर से उत्पन्न हुआ है। अब इसका पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट दिया गया है वो आपका ब्लैक से हाईलाइटेड है, तो उसको भी देख लेते हैं। लिबर शब्द का अर्थ पुस्तक या लेखन सामग्री होता है। मध्यकालीन यूरोप में लिब्रा शब्द का उपयोग पुस्तकालय या ग्रंथ संग्रह के संदर्भ में किया जाता था। इसी से लाइब्रेरी शब्द का विकास हुआ, जो किसी भी पुस्तक या ज्ञान के भंडार को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बिब्लियोथेकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका लाइब्रेरियन के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिब्लियोथेकर शब्द का प्रयोग पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा लाइब्रेरियन के लिए किया जाता है, जो पुस्तकालय का प्रबंधन करता है। बिब्लियोथेकर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन होता है। प्राचीन यूरोप में बिब्लियोथेक्रस शब्द का उपयोग पुस्तकालय के संरक्षक या प्रबंधन के लिए किया जाता था। वर्तमान में लाइब्रेरियन शब्द आमतौर पर पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपके NBS KBS जितने भी हैं, उसमें सब में लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका मार्टिन स्टेनटिंगर ने। ठीक है। पुस्तकालय, इसकी व्याख्या है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग मार्टिन स्टेनटिंगर ने किया था, जो जर्मनी के पुस्तकालय विशेषज्ञ थे। मार्टिन स्टेनटिंगर एक जर्मन लाइब्रेरियन थे, जिन्होंने 1808 में लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था।
उन्होंने पुस्तकालयों की सूचना, संगठन, वर्गीकरण प्रणाली और ग्रंथों के प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत विकसित किए। उनका कार्य आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के विकास की नींव माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग कब और किसकी पुस्तक में किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है आपका और ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, 1808 में मार्टिन स्ट्रेटिंगर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग 1808 में मार्टिन स्ट्रेटिंगर की पुस्तक में किया गया था। 1808 में मार्टिन स्ट्रेटिंगर ने लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया। उन्होंने पुस्तकालय संगठन और प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों पर बल दिया। हालांकि मेलबर्न डेवी और एसा रंगनाथन ने इस क्षेत्र को आगे विकसित किया। पुस्तकालय विज्ञान को एक व्यवस्थित अनुशासन के रूप में स्थापित किया। अगला देखते हैं, 1501 से पहले छपी पुस्तक के रूप में किस शब्द से जाना जाता है? 1501 से पहले जो पुस्तक छपती थी उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, इकुनाबुला। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 501 से पहले छपी पुस्तकों को इकुनाबुला कहा जाता था, जो प्रिंटिंग प्रेस के शुरुआती दौर की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इकुनाबुला पुस्तक किस वर्ष से पहले छपी पुस्तकों को कहा जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 1500 एडी। इकुनाबुला पुस्तक 1500 ईस्वी से पहले छपी पुस्तकों को संदर्भित करता है। इकुनाबुला उन पुस्तकों को कहा जाता है जो 1450 से 1500 के बीच मुद्रित की गई थी। इन पुस्तकों में अक्सर हस्तलिखित सजावट या लकड़ी की नक्काशी होती है। 1501 के बाद छपी किताबों को पोस्ट इकुनाबुला कहा जाता है। अगला देखिए, दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री को क्या कहा जाता है? तो दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री को बिब्लियोपोली कहा जाता है। इसकी व्याख्या समझते हैं। दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री को बिब्लियोपोली कहा जाता है। बिब्लियोपोली शब्द का अर्थ दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री से है। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जहाँ बिब्लियो का अर्थ पुस्तक और पॉली का अर्थ बेचने वाला होता है। दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकों की खरीद बिक्री करने वाले व्यापारियों को बिब्लियोपोले कहा जाता है। अगला देखिए, पुस्तकों को प्यार करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बिब्लियोफाइल कहा जाता है। व्याख्या समझते हैं। पुस्तकों को प्यार करने वाले व्यक्ति को बिब्लियोफाइल कहा जाता है। यह बिब्लियोफाइल वह व्यक्ति होता है जो पुस्तकों को पढ़ने, संग्रह करने, उनकी देखभाल करने का अत्यधिक शौक रखता है। अगला देखिए, बिब्लियोफिलिया या बिब्लियोफिलिज्म का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, लव ऑफ बुक्स, पुस्तकों का प्यार। बिब्लियोफिलिया या बिब्लियोफिलिज्म का अर्थ होता है पुस्तकों का प्यार। बिब्लियोफिला दो ग्रीक शब्दों बिब्लियो प्लस फिला प्रेम से बना हो, जिसका अर्थ पुस्तकों का अत्यधिक प्रेम होता है। बिब्लियोफिज्म इसी भावना को दर्शाता है। इसका उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो पुस्तकों के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अगला देखिए, ऐसे ग्रंथ जो अज्ञात हों अर्थात जिनका लेख तक संदेहप्रद हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका अप्रमाणिक ग्रंथ। इसका व्याख्या भी समझ लेते हैं। अज्ञात या संदेहास्पद लेखक वाले ग्रंथों को अप्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है और इनकी लेख तत्व संदिग्ध होती है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी जाती। यह शब्द विशेष रूप से धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जिन्हें किसी धार्मिक समूह द्वारा प्रमाणिक नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में एपोक्रिफा ग्रंथ बाइबल में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान
क्या है, तो ये दोनों है, कला भी है और विज्ञान भी है। व्याख्या समझ लेते हैं। पुस्तकालय विज्ञान कला और विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि इसमें तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन, कौशल दोनों की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का समावेश करता है। विज्ञान के रूप में यह सूचना के संगठन, प्रबंधन, पुनर्प्राप्ति से संबंधित है। कला के रूप में यह पुस्तकों को संरक्षित करने, उपयोगकर्ताओं की सेवा करने, ज्ञान प्रसार करने के तरीकों पर केंद्रित है। इसलिए इसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी कहा जाता है। अगला देखिए, पुस्तकालय विज्ञान विषय फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में अध्ययन करने के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन है आपको पुस्तकालय विज्ञान विषय पुस्तकालय की तकनीक और विधि के बारे में अध्ययन करने के लिए है। इसका राइट ऑप्शन है आपका ए। व्याख्या समझ लेते हैं। पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय की तकनीक और विधियों के बारे में अध्ययन करने के लिए है। पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय के संगठन, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, वर्गीकरण, सूचीकरण और डिजिटल संसाधनों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इसमें कोहा, RFID, ओपेक और अन्य डिजिटल पुस्तकालय तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है। यह विषय पुस्तकालयों को अधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने में मदद करता है। अगला देखते हैं, मार्टिन सेंटिंगर का संबंध किस देश से है, तो उसका राइट ऑप्शन है आपका जर्मनी से। मार्टिन सेंटिंगर जर्मनी के एक प्रमुख पुस्तकालय विज्ञान विशेषज्ञ थे। वे पुस्तकालय संगठन, वर्गीकरण प्रणाली के विकास में अग्रणी थे। उनके कार्यों ने आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों को प्रभावित किया है। अगला देखिए, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डैनियल बेल के द्वारा। इसके व्याख्या देख लेते हैं। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक डैनियल बेल द्वारा लिखी गई है। डैनियल बेल द्वारा लिखित पुस्तक में द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक में समाज से आगे बढ़कर सूचना आधारित समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे ज्ञान और सूचना उत्पादन आधुनिक समाज की संरचना को बदल रहे हैं। इसमें से अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए नीचे इंग्लिश में भी इसका दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के रूप में, सूचना समाज। व्याख्या देख लेते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सूचना समाज के रूप में जाना जाता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सूचना समाज के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा समाज है जहां सूचना और ज्ञान मुख्य आर्थिक संसाधन होते हैं। औद्योगिक उत्पादन की तुलना में इस समाज में शिक्षा, अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी अत्यधिक महत्व होता है। अगला देख लेते हैं, भारत की जनता के लिए पुस्तकालयों के विकास में पहली महत्वपूर्ण तिथि 1808 है, जब बॉम्बे सरकार ने पुस्तकालयों को पंजीकृत करने का एक प्रस्ताव शुरू किया था, जिन्हें साहित्य के प्रोत्साहन कोष, लाइब्रेरी प्रमोशन फंड से प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियां दी जानी थी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, 1808। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1808 में बॉम्बे सरकार ने पुस्तकालयों को पंजीकृत करने का प्रस्ताव शुरू किया था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में 1808 एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जब बॉम्बे सरकार ने एक प्रस्ताव शुरू किया था, जब प्रस्ताव के तहत पंजीकृत पुस्तकालयों को साहित्य प्रोत्साहन कोष से प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियां दी जानी थी। यह भारत में पुस्तकालय आंदोलन की प्रारंभिक पहल थी। अगला देखते हैं, पुस्तकालय सेवा में सुधार, इम्प्रूवमेंट लाइब्रेरी सर्विसेज को पहली बार भारत के किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुस्तकालय सेवा में सुधार को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। भारत में पुस्तकालय सेवा में सुधार को पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शामिल किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य देश में पुस्तकालयों का विस्तार करना, शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना था। अगला देख लेते हैं, ग्रेवियल नोडे। ड्रेसर अन बिब्लियोथेक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ग्रेवियल नोडे। ड्रेसर अन बिब्लियोथेक पुस्तक लिखी जो पुस्तकालयों की स्थापना और संगठन के सिद्धांतों पर आधारित थी। यह पुस्तक 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए थे। अगला देख लेते हैं, ग्रीस में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय 330 ईसा पूर्व में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, एथेंस में। व्याख्या है, ग्रीस में पहली सार्वजनिक पुस्तकालय 330 ईसा पूर्व में एथेंस में स्थापित की गई थी। यह पुस्तकालय उस समय के दार्शनिकों और विद्वानों के ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता था। अगला देखिए, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, एस.आर. रंगनाथन। व्याख्या, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में एस.आर. रंगनाथन को माना जाता है। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम दिए जो आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन के लिए आधारशिला माने जाते हैं। अब ये 5 नियम कौन कौन से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगला देखिए, लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। लिब्रामेट्री विचारधारा एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित की गई थी। यह पुस्तकालय विज्ञान में सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करने की एक विधि है जिससे पुस्तकालयों की दक्षता को मापा जा सकता है। अगला देखिए, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान एस.आर. रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालयों की योजना और उनके संगठन को व्यवस्थित करना था। अगला देखिए, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 4 मई 2012 को। ये आप लोग याद रखिए, ये लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी 4 मई 2012 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे भारत में पुस्तकालयों के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करना था। अगला देखिए, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 4 ग्रुप, सी ऑप्शन इसका राइट है। इनका कार्य पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना था। अगला देखिए, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी ऑप्शन राइट है, संस्कृति मंत्रालय। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। इसका उद्देश्य पूरे देश में पुस्तकालय सेवाओं का उन्नयन और डिजिटलीकरण करना है जिससे सभी नागरिकों को सूचनाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके। अगला देखिए, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका वी, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक बड़ी परियोजना। इसके डिटेल्स भी देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत संचालित एक प्रमुख परियोजना है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रारूप में सूचना और ज्ञान के स्रोतों को एकीकृत करके एक ऑनलाइन मंच बनाना है जिससे शोधकर्ताओं, छात्रों, आम जनता को लाभ हो। अगला देखिए, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका फरवरी 2003, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में रिपीट होता है, इसको भी आप याद रखिए। 2003 राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना फरवरी 2003 पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत की बहुमूल्य पांडुलिपियों को संरक्षित करना, उनका दस्तावेजीकरण करना और डिजिटलीकरण करना है। अगला देखिए, नमामि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नमामि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह मिशन दुर्लभ पांडुलिपियों को पहचान, संरक्षण और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, 1987 में। यह किन भारत की सांस्कृतिक धरोहर, कला और परंपराओं के अध्ययन, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। अगला देखिए, किले, टैबलेट, मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बेबीलोन में। यह प्राचीन काल की सबसे पुरानी और ज्ञात लाइब्रेरी में से एक थी, जिसमें मिट्टी की गोलियों पर लिखित रिकॉर्ड संग्रहित किए जाते थे। अगला देखिए, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो इसका आप सभी को आंसर पता होगा, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति 3 महत्वपूर्ण घटकों को दर्शाती है, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। इन तीनों के बिना पुस्तकालय सेवा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं, पाठक उन्हें उपयोग में लाते हैं और पुस्तकालय कर्मचारी सेवा और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। अगला देखिए, किनके प्रयास से प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका VWA वार्डन के द्वारा। पहली बार पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशित करने का श्रेय WA वार्डन को जाता है। यह भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अगला देखिए, पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका V, फ्रेडरिक विल्फ्रेड लैंकेस्टर के द्वारा। इसका तात्पर्य ऐसी दुनिया से है जहां कागजी दस्तावेजों का स्थान डिजिटल संचार और भंडारण तकनीकों ने ले लिया है। अगला देखिए, पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडार से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, लेखन सामग्री के रूप में पेपायरस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका मिस्रवासियों के द्वारा। एक प्रकार की मोटी कागज जैसी सामग्री थी जिसका उपयोग प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा लेखन के लिए किया जाता था। यह नील नदी के किनारे उगने वाले पौधे से बनाया जाता था। अगला देखिए, पेपायरस क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, मोटा कागज जैसी सामग्री जो लेखन के लिए प्रयुक्त होती है। अगला देखिए, डेवलपमेंट जीरो लाइब्रेरीज का क्या अर्थ होता है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन है सी, पुस्तकालय जो मानव विकास से कुछ भी योगदान नहीं करते हैं। डिटेल देख लेते हैं। विकास शून्य पुस्तकालय उन पुस्तकालयों को संदर्भित करता है जो मानव विकास में कोई योगदान नहीं देते। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि ऐसे पुस्तकालय जो ना तो अध्ययनरत होते हैं और ना ही उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। अगला देखिए, पुस्तकालय भवन निर्माण का परिणाम पुस्तकालय अध्यक्ष और वास्तुविद होता है। एक अच्छे पुस्तकालय भवन के निर्माण में पुस्तकालय अध्यक्ष और वास्तुविद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुस्तकालय अध्यक्ष उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को समझना, जबकि वास्तुविद संरचनात्मक डिजाइन तैयार करता है। अगला देखिए, अलेक्जेंडर क्लॉडियन कॉन्कोर्डेंस कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 1737 में। जिसे 1737 में प्रकाशित किया गया था वह बाइबल की शब्दावली और संदर्भों का एक विस्तृत संकलन है। अगला देखिए, पोप पॉल चतुर्थ 1558 में प्रकाशित किया गया था इंडेक्स लिब्रोरम, जिसमें तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, वर्जित पुस्तकों की एक सूची। अगला देखिए, लाइब्रेरियनशिप मुख्य रूप से क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका प्रोफेशनल सर्विस है, व्यावसायिक सेवा। लाइब्रेरियनशिप मुख्य रूप से एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें पुस्तकालय प्रबंधन, सूचना सेवाएं और पाठकों को आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी शामिल होती है। अगला देखिए, प्राचीन काल में पुस्तकालयों का महान इतिहास और विकास मुख्यतः किससे प्रभावित था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, मठ पुस्तकालयों से। इन पुस्तकालयों में धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों के लिए आवश्यक पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाता था।
अगला देखिए, प्लेटो एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे और उन्होंने सिराक्यूज पुस्तकालय का गठन किया था। प्लेटो क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष थे और उन्होंने सिराक्यूज पुस्तकालय की स्थापना की थी। यह पुस्तकालय प्राचीन ग्रीस में बौद्धिक और दार्शनिक अनुसंधान का केंद्र था। देखिए दोस्तों, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। तो अब आगे आने वाली सीरीज़ में आपको इसी तरीके से रोज़ एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। यूथ ग्रोथ चैनल में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।